नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आज संविधान दिवस की आप सबको हमारी तरफ से बधाई। आज ही के दिन 1949 में संविधान तैयार हुआ था। आज इस पर कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं और राजनीति भी खूब होने वाली है। इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आज किसान आंदोलन का भी 1 साल पूरा हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जुट रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस खबर के हर पहलू की बात होगी। शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में संबोधन होगा। शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन में समारोह का उद्घाटन करेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी में आज से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। 15 दिन तक चलेगा सदस्यता अभियान। लखनऊ में आज पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले की संविधान बचाओ रैली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। फुले ने नई पार्टी बनाई है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी साथ। जरूरतों के मुताबिक सत्र का समय बढ़ सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 1 साल पूरा। दिल्ली के सभी प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान, मनाएंगे जश्न। किसानों के बॉर्डर पर जुटने को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी। बैरिकेडिंग के साथ साथ बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज जुट रहे हैं किसान। पंजाब के संगरूर और हरियाणा के सोनीपत से लाखों किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। आज 1 साल पूरा होने के जश्न में होंगे शामिल। किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून और मुआवजा समेत तमाम मांगे दोहराई। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। 10 से 12 हजार किसानों के जुटने का दावा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता वीएम सिंह ने संयुक्त किसान मोर्चा पर साधा निशाना। बोले, एमएसपी की बात करने पर ही मुझे संयुक्त मोर्चा से बाहर किया गया, क्योंकि उनका नारा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कृषि आंदोलन करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में लड़ेंगे चुनाव। नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। कहा, पहले पंजाब फिर हरियाणा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को राज्यसभा में पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल। राज्यसभा से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए लोकसभा भेजा जाएगा। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी नेताओं की बैठक। सदन में किसान, एमएसपी और लखीमपुर कांड का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, टीएमसी से विवाद संसद के बाहर है, संसद में एकजुट होकर मुद्दे उठाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाई बंटवारे की बात। कहा, विभाजन को खत्म करके ही मिटेगा विभाजन का दर्द। देश का बंटवारा कभी ना मिटने वाली पीड़ा है। और आइए कुछ और अहम खबरों पर अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश को मिला दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का तोहफा। पीएम मोदी ने जेवर में किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार और रोजगार। जेवर से पीएम मोदी का विपक्ष पर भी निशाना। कहा, पहले की सरकारें सियासी फायदे के लिए सिर्फ घोषणाएं करती थी। ये एयरपोर्ट कई सालों तक खींचतान में उलझा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति है। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, कुछ लोगों ने पश्चिमी यूपी में गन्ने की मिठास को कड़वा किया। जिन्ना के अनुयायियों को उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने को तैयार है। लखनऊ की रैली में अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट बना रहे हैं। जब ये बन जाएगा तो इसे भी बेच देंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का अखिलेश पर तंज। कहा, नियत साफ हो, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाता है। नियत खराब हो तो टोटियां भी चुरा ली जाती हैं।
7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। गठबंधन के ऐलान के बाद मेरठ की रैली के मंच पर पहली बार साथ दिखेंगे। गठबंधन के दूसरे नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और योगी की साथ वाली वायरल तस्वीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले। पीएम मोदी ने योगी को बोला था कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। यूपी के जौनपुर में एआईएमआईएम सांसद ओवैसी का भड़काऊ बयान। बोले किसानों की तरह मुसलमान भी सीएए के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें, किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे सीएए और एनआरसी। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा मदरसे से निकलते हैं आतंकवादी, मौका मिला तो सारे मदरसे बंद करा दूंगा। कांग्रेस ने कहा गोडसे किस मदरसे से पढ़ा था। फिरोजपुर में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध। मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो ईटीटी अध्यापकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफिले पर भी पथराव हुआ, बिना उद्घाटन किए वहां से वापस लौट गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने पंजाब में अपनी ही पार्टी के सीएम चन्नी को दी धमकी। कहा ड्रग्स और बेअदबी मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तो करूंगा भूख हड़ताल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। रायकोट से विधायक जगतार जग्गा कांग्रेस में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के आधा से ज्यादा विधायक पार्टी बदल चुके हैं। होशियारपुर में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का सीएम चन्नी पर बड़ा आरोप। कहा भाई मनमोहन सिंह को लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में बचाने के लिए मेरे पास आते थे, पैर भी पकड़ते थे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका। पटियाला के मेयर संजीव शर्मा नहीं हासिल कर सके विश्वास मत, पद से हटाए गए। पक्ष में पड़े थे 25 वोट। कैप्टन बोले धोखे से सस्पेंड किया गया। पारिया की कितनी भयंकर समस्या है। मसोड़े बहुत फूले हुए हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है। आप 15 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट, आधा घंटा तक कपालभाति प्राणायाम करें और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप 10 से 15 मिनट जरूर कर लें। आपकी दांतों की समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। दांत और आंत दोनों एक साथ होंगी ठीक कपालभाति से। और साथ ही में जो है आपको पारिया की समस्या है तो कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी करना। उससे आपके मसोड़ों के जो सेल हैं और वो उससे स्ट्रांग होंगे। और जब ब्रश करते समय आपका जो मसोड़ा ऊपर नीचे होने लग जाता है, दांतों को छोड़ देता है, तो जो है आपकी गम्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके दांतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दोनों तो आपको करने ही होंगे। इसमें भी कपालभाति आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम भी करें। दांतों की समस्या के लिए योग के अलावा आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर क्या कर सकते हैं आपकी मदद। दांतों की समस्या के लिए आहार में सबसे पहले परिवर्तन आप ये लाएं कि बहुत ठंडा और बहुत गर्म, ये आपके दांतों के दोनों ही दुश्मन हैं। आजकल लोगों के दांत इसलिए भी ज़्यादा खराब हैं कि लोग या तो पिएंगे ठंडा ठंडा, मतलब समझ गए होंगे आप, कोल्ड ड्रिंक, और दूसरा या फिर पिएंगे गरम गरम कॉफ़ी या चाय। बॉडी टेम्परेचर का खाना आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है और वह दांतों का के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा इसको करें अवॉइड। और हो सके तो आप आहार में चना खाइए, सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर। उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। पहले लोग चना खाते थे, गन्ना चूसते थे, गन्ना चूसने से दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। दातुन करते थे तो पहले दातुन को चबाना होता था, उसकी कूची बनानी होती थी, तो ब्रश बनाना होता था। पहले ब्रश बनाते थे तो वो भी एक एक्सरसाइज थी। तो दांतों की ऐसे एक्सरसाइज हो जाती है। और साथ में नीम और बबूल की दातुन की जाती थी। तो उससे क्या होता था कि नीम का जो कीटनाशक जो गुण है और बबूल का जो मसूरों को पोषण देने का जो गुण है, और पारिया के में भी दोनों ज़बरदस्त लाभप्रद होते हैं। तो आप सप्ताह में एक ही बार से ही यदि आपके संपर्क हैं गांव के लोगों से, या आप अपने जो है जिनसे आप लोग साग सब्जियां खरीद सकते हैं उनको आप जो बोल देते हैं, यदि तो जिनसे साग सब्जी खरीदते हैं वो लोग आपको दातुन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप वीक में कम से कम एक बार तो जरूर जो है नीम की या बबूल की दातुन कीजिए आप, इससे दांतों की पूरी एक्सरसाइज होगी। तो चना चबा करके, गन्ना चबा करके या दातुन चबा करके आप दांतों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यदि आपको ये सब मौके नहीं मिलते तो आप कभी कभी एक बार जरूर ऐसे इस तरह से एक्सरसाइज ही कर लीजिए आप, ये भी आपके लिए अच्छा है। और यदि आप शौच के वक्त लैट्रिन जाते समय आप दांतों को दबा करके बैठते हैं, इससे कई फायदे होते हैं। एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलता है और दूसरा दांतों की आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अब
बात आती है कि जो है आप आहार में क्या परिवर्तन करें। पहली बात, एक बात तो ये कि जहाँ पानी में बहुत फ्लोराइड होता है वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ उस पानी को उबाल करके और बाद में छान करके आप पीजिए। ये इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि अब गांव के लोग हैं, आपके आसपास में शुद्ध पानी मिलता ही नहीं है, तो उसका तो कोई समाधान ही नहीं है। साथ ही में आपके आहार में कैल्शियम पूरा होना चाहिए, और कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप कुछ जिन फलों में, जैसे सीताफल आदि, जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, और कुछ और भी अनाज अर्थात कुछ ऐसे अन्न हैं जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप वैसे रोटी खाए जा रहे हैं। तो आप आहार में क्या लाएं और ज़्यादा गहरा परिवर्तन, और आयुर्वेद भी कर सकता है आपकी मदद इस दांतों के रोग में खास, और एक्यूप्रेशर भी तो बहुत मददगार है। यदि आपको दांतों में दर्द हो रहा है, आप एक सेकंड के अंदर आप दांत के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, और आपके 100 साल तक आपके दांत आपका साथ दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण खास बातें कि आपका आहार भी आपकी औषधि हो सकता है, और साथ में आयुर्वेद आपकी कैसे मदद कर सकता है, और एक्यूप्रेशर से और क्या ले सकते हैं आप मदद, और 100 साल तक अपने दांतों को आप बरकरार रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और दांतों को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी सुंदरता भी आप रख सकते हैं बरकरार। ज्यादा गर्म, ज्यादा ठंडा, इसको करें अवॉइड, और हो सके तो आप आहार में चना खाइए, सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर। दांतों के स्वास्थ्य के लिए उनका स्वस्थ रखना, दांतों के स्वास्थ्य के लिए उनका स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था दांतों का कचरा दांतों का खतरा है। तो आप सुबह ब्रश जरूर करें। ब्रश करने का तरीका भी अक्सर लोगों को आता नहीं है, लोग ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं। आप ऐसे ऐसे ब्रश कीजिए, इस तरह से आप, और आप उसमें क्या प्रयोग करें जिससे कि आपके दांतों को पूरा पोषण मिले। अब आप दांतों को पोषण देना चाहते हैं तो आयुर्वेद में क्या ले सकते हैं आप मदद। और आइए अब नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिन पर दिन भर हलचल रहेगी और पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण चेहरे की। आज का चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज पीएम मोदी संविधान दिवस पर बोलेंगे और उनके बयान पर राजनीति भी खूब हो रही है। क्या होगा वार पलटवार, आपको दिखाते रहेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जगह की। जगह है दिल्ली बॉर्डर, जहां किसानों का जुटना रात से ही शुरू हो गया है। किसान आंदोलन का साल पूरा हो गया है, जश्न मनाने की तैयारी है। क्या रहेगी हलचल, आपको बताते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के अहम वक्त की। सुबह 11 बजे का वक्त अहम इसलिए जब अपने संविधान निर्माताओं का सम्मान होगा, इसलिए 11 बजे का वक्त महत्वपूर्ण है। और आज संसद में सुबह 11 बजे कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम भी शामिल होंगे। हालांकि कार्यक्रम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल नहीं होंगे। पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो देखिए, जिया ने आपको बताया आज खबरों में क्या खास रहने जा रहा है। दिन भर आपको एबीपी न्यूज पर इन तमाम खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं, क्योंकि साल भर पूरा होने के मौके पर एक बार फिर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, और ये टीकरी बॉर्डर। यहाँ भी जुट गए हैं किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जुटना रात में ही शुरू हो गया था। कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसानों ने बॉर्डर नहीं छोड़े। अब मांग एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य गारंटी कानून लागू करने की है। ये आज के इशू नहीं, ये बहुत पुराने इशू, बहुत पुराना मुद्दा किसानों के हैं कि जितने भी क्रॉप्स देश में पैदा होती हैं उसका लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाएगा। एमएसपी के साथ साथ शहीद किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों को वापस लेने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। जितने देर संसद में वो रद्द नहीं हो जाते, जो किसानों पर नजायज पर्चे डाले हुए हैं वो रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता, उतनी देर तक किसान यहाँ से नहीं जाने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर पर जमा होने वाले किसानों की अगली रणनीति की पहली कड़ी है 29 तारीख से शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में रोज ट्रैक्टर यात्रा निकालना। किसान आंदोलन को दिल्ली से हटाकर राज्यों तक ले जाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
महाराष्ट्र में एनसीपी किसान रैली करने वाली है। साथ ही लखीमपुर केस पर ध्यान खींचने के लिए अस्थि कलश यात्रा निकालने वाली है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। इतनी बात खिंच गई है कि प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे देशवासियों से, किसानों से, और उसके बाद में वो कह रहे हैं हम वादा करते हैं वापस ले लेंगे कानूनों को। तब भी किसानों में इतना गुस्सा है तो इसकी तय में जाना चाहिए। आज ही मेरा मानना कृषि मंत्री जी को और उनके साथियों को किसानों से वार्ता करनी चाहिए। पिछले साल किसानों ने 26 नवंबर को ही दिल्ली बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश की थी और उन्हें पुलिस ने रोका था। तभी से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 27 नवंबर को बैठक करेगा, जिसमें अगले कदमों का ऐलान हो सकता है। देखिए, दिल्ली सीमा पर किसानों के जुटने और 29 तारीख को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। सीमा पर जो बैरिकेड हट गए थे उनको दोबारा लगाया गया है और सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। फिर लौट आए हैं बैरिकेड, फिर रोक दिए गए हैं रास्ते। किसानों के जुटने पर आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान आंदोलन का दिल्ली के सीमा पर पहुंचे 1 साल पूरा हो रहा है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने अपने जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बार फिर से दिल्ली की सीमा पर आने को कहा है, और उसको लेकर के अब प्रशासन भी चौकन्ना नजर आ रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की तुलना में बात करें तो यहाँ पर जो जवानों की संख्या थी काफी कम कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये संख्या बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन का साल पूरा होने पर किसान तीनों बॉर्डरों पर जुटे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर तो किसान महापंचायत भी करने वाले हैं। ऐसे में पुलिस किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। उनके कॉल के ऊपर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उसमें लोगों की समागम या जो भी भीड़ क्या इकट्ठा हो रही है उसके ऊपर भी हम अपनी नज़र रखे हुए हैं। और कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारा प्रधान कर्तव्य है, और किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुट को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देने के लिए हमारी पुलिस की जो भी उचित व्यवस्था और इंतजाम रखना पड़ता है वो तमाम इंतजाम किया गया है। पुलिस किसान नेताओं से बातचीत भी कर चुकी है। किसानों का सिर्फ बॉर्डर पर जुटने का कार्यक्रम है। आगे के एजेंडे के लिए कल किसान संयुक्त मोर्चा बैठक भी करने वाला है। 29 नवंबर से किसान रोज 50 ट्रैक्टरों के दिल्ली मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पिछले अनुभव को देखते हुए सुरक्षा में कोई कमी नहीं करना चाहती। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हुई थी। लाल किले में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बॉर्डर पर कीलें तक लगवा दी थी। विवाद बढ़ने पर बॉर्डर से कीलें हटाई गईं, बैरिकेड भी कम किए गए। अब एक बार फिर से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी बैरिकेडों की तादाद पहले से कम है। ऐसे में देश की नजरें आज दिल्ली के बॉर्डर की हर हलचल पर लगी हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट। बेहद तेजी से फैलने वाला वेरिएंट 2 और देशों में पहुंच चुका है, जिसके बाद अब भारत सरकार भी सावधान हो गई है। भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। इजराइल और ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत में भी अब इसको लेकर सावधानियां बरती जा रही है। जो भी दक्षिण अफ्रीका, इजराइल से आ रहा है उनकी जांच की जाएगी। और आइए कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। कानपुर टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम, 4 विकेट खोकर बनाए 258 रन। खराब रोशनी के चलते जल्दी खत्म हुआ मैच। अय्यर, शुभमन गिल और जडेजा ने जड़े अर्धशतक। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 63 गेंदों पर 35 रन ही बनाए, तो वहीं टिम साउथी ने पुजारा को 26 रन पर आउट किया। ट्विटर पर कप्तान रहाणे से नाराज हुए फैंस। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी थी टीम इंडिया। फिर भी पहले दिन इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। दूसरे टेस्ट में कप्तान होंगे कोहली। मैच के दूसरे दिन श्रेयस अय्यर पर रहेगी सबकी नजर। अय्यर ने टेस्ट करियर के पहले ही दिन 75 रन बनाए हैं, तो वहीं अय्यर के सामने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती भी होगी।
आईपीएल 2022 की तैयारियां शुरू। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एंड्रिच नॉटिस को टीम में रिटर्न किया, लेकिन श्रेयस अय्यर बाहर। फ्रांस से शरण लेने के लिए ब्रिटेन जाने वाले का सिलसिला फिलहाल जारी। बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में देश छोड़ने को मजबूर हैं लोग। बुधवार को नाव पलटने से 27 शरणार्थियों की मौत हो गई थी। इंग्लिश चैनल नाव हादसे पर फ्रांस और ब्रिटेन पुलिस के बीच आरोप प्रत्यारोप। हादसे की जांच करने पहुंची फ्रांसीसी पुलिस। इंग्लिश चैनल में साझा गश्त के ब्रिटेन पुलिस के प्रस्ताव को फ्रांसीसी पुलिस ने ठुकराया। भूमध्य सागर में इटली के तटरक्षक बलों का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। लकड़ी की नाव में सवार 296 शरणार्थियों की जान बचाई। 14 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल। खराब मौसम के चलते समंदर में फंस गई थी नाव। महाराष्ट्र कैबिनेट का स्कूल खोलने पर बड़ा ऐलान। 1 दिसंबर से 7वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। कोरोना के कारण मार्च 2020 से बंद थे स्कूल्स। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना विस्फोट। एक कॉलेज में 60 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। 100 दूसरे छात्रों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। कॉलेज के 2 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्थर से भरे डंपर का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डंपर का ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। यूपी की राजधानी लखनऊ में रजनीश नाम के युवक का शव मिलने से हड़कंप। सेप्टिक टैंक से मिला शव। हत्या कर शव को टैंक में डालने की आशंका। एक लड़की के घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। मुरादाबाद में तहसील परिसर में एक किसान से मारपीट। तहसील स्टाफ का किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया ना चुकाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मंडल आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति पर घोटाले का आरोप। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने लगाया आरोप। नाराज छात्र संघों मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला भी फूंका। झारखंड के रांची में उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बीएसएफ के एक जवान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। मुंबई में 100 करोड़ की वसूली केस में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं। कल क्राइम ब्रांच ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। एबीपी न्यूज से बोले परमबीर सिंह, मुझ पर लगे आरोप झूठे। कोर्ट के आदेश के बाद जांच में सहयोग कर रहा हूं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नवाब मलिक का ऐलान 9 दिसंबर तक वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वानखेड़े ने मलिक पर मानहानि का केस किया है, जिसकी सुनवाई में मलिक के वकील ने यह हलफनामा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है याचिका। तस्करी के जरिए चीन को लौह अयस्क भेजने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान बिना तैयारी की याचिका दाखिल करने पर मनोहर लाल शर्मा को फटकार लगाई। गुजरात में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा लेने में हो रही दिक्कत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा जल्द से जल्द मुआवजा देना शुरू करें, नहीं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी को जिम्मा सौंपेंगे। आज फिर सुनवाई। देश में सुधर रहा है जेंडर रेशियो। पहली बार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हुई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज। कमिश्नर ऑफिस में दी जाएगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। मुंबई हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 166 लोगों की जान गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 1 साल हुआ पूरा। दिल्ली के सभी प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान, मनाएंगे जश्न। किसानों के बॉर्डर पर जुटने को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी। बैरिकेडिंग के साथ बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज जुट रहे हैं किसान। पंजाब के संगरूर और हरियाणा के सोनीपत से लाखों किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। आज 1 साल पूरा होने के जश्न में शामिल होंगे। किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून और मुआवजा समेत तमाम मांगों को दोहराया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता वीएम सिंह ने संयुक्त किसान मोर्चा पर निशाना साधा। बोले एमएसपी की बात करने पर ही मुझे संयुक्त मोर्चा से बाहर किया गया, क्योंकि उनका नारा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।
छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। 10 से 12 हजार किसानों के जुटने का दावा। कृषि आंदोलन करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। कहा, पहले पंजाब फिर हरियाणा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को राज्यसभा में पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा भेजा जाएगा। और आइए अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में संबोधन होगा। शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन में समारोह का उद्घाटन करेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी में आज से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। 15 दिन तक चलेगा सदस्यता अभियान। लखनऊ में आज पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले की संविधान बचाओ रैली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। फुले ने नई पार्टी बनाई है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी साथ। जरूरतों के मुताबिक सत्र का समय बढ़ सकता है। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी नेताओं की बैठक। सदन में किसान, एमएसपी और लखीमपुर कांड का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, टीएमसी से विवाद संसद के बाहर है। संसद में एकजुट होकर मुद्दे उठाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाई बंटवारे की बात। कहा, विभाजन को खत्म करके ही मिटेगा विभाजन का दर्द। देश का बंटवारा कभी न मिटने वाली पीड़ा है। यूपी को मिला दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का तोहफा। पीएम मोदी ने जेवर में किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। कहा, पश्चिमी यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार और रोजगार। जेवर से पीएम प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, पहले की सरकारें सियासी फायदे के लिए सिर्फ घोषणाएं करती थी। ये एयरपोर्ट कई सालों तक खींचतान में उलझा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, कुछ लोगों ने पश्चिमी यूपी में गन्ने की मिठास को कड़वा किया। जिन्ना के अनुयायियों को यूपी की जनता सबक सिखाने को तैयार। देखिए, आज है संविधान दिवस और बीजेपी उसे उत्सव की तरह मना रही है। आज कई कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं, लेकिन संविधान दिवस का कार्यक्रम विवादों में आ गया है। आज संसद में होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल नहीं होंगे। पार्टी या विचारधारा से नाराजगी हो सकती है, लेकिन अब सवाल यह है कि संविधान दिवस के मौके पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है। देश की संसद में कार्यक्रम, देश के संविधान पर कार्यक्रम, देश के पीएम को करना है संबोधन, लेकिन कार्यक्रम में ना तो होगी कांग्रेस और ना ही शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के सांसद। सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बैठक ली, उसके बाद यही फैसला हुआ कि संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले संविधान दिवस के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शामिल नहीं होंगे। वजह भी जान लीजिए। मोदी सरकार पर संविधान पर हमले का आरोप, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप। इन्हीं आरोपों के चलते कांग्रेस ने संविधान दिवस से दूरी बना ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया, बीजेपी एक तरफ तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, किसानों नौजवानों के अधिकारों को गैर संवैधानिक तरीके से कुचल रही है और संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है। आम आदमी पार्टी इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनेगी। अब इस विरोध की वजह भी जान लीजिए। दरअसल साल 2015 से मोदी सरकार ने हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति संविधान में लिखी प्रस्तावना पढ़ेंगे। राज्यों में सरकारी कर्मचारी भी प्रस्तावना पढ़ेंगे।
इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी भी बोलेंगे। शाम 5:30 बजे भी पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। यही बात कांग्रेस को चुभ रही है। वहीं बीजेपी संविधान दिवस को बड़े पैमाने पर मना रही है। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। वहीं पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस को उत्सव की तरह मनाएगी। यहाँ भी 11 बजे जम्मू में विधानसभा में कार्यक्रम होगा। इससे पहले अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और वहाँ भारतीय संविधान दिवस को मनाने की परंपरा नहीं थी। तो आज सुबह 11 बजे से संविधान दिवस का कार्यक्रम शुरू होना है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के साथ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। सुबह 11:11 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। 11:26 पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भाषण होगा। इसके बाद 11:50 पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण है। 12:10 पर राष्ट्रपति संविधान प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना पढ़ने का कार्यक्रम देश भर में किया जाएगा। तो देश में संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को देश संविधान दिवस मनाता है। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है और ये परंपरा साल 2015 से शुरू हुई। तब से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम संविधान के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए आयोजित किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान तैयार हुआ था। आज ही संविधान सभा में संविधान को मंजूरी दी थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। देखिए, देश के चुनावी माहौल में एक नए मुद्दे की एंट्री हुई है और इस मुद्दे को उछाला है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। भागवत ने अपने बयान में अखंड भारत की बात की है। विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान देश में संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने भाषण के दौरान भागवत ने न सिर्फ विभाजन पर सवाल खड़े किए, बल्कि ये भी कहा कि विभाजन की वेदना तभी मिटेगी जब ये विभाजन निरस्त होगा। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। कृष्णानंद सागर की पुस्तक विभाजनकालीन भारत की साक्षी पुस्तक के विमोचन पर बोलते हुए ये बातें कही गई। इशारों में नेहरू गांधी पर हमला करते हुए भागवत ये भी बोल गए कि अगर तब के नेता नहीं झुके होते तो आज अखंड भारत होता। आप अगर कल्पना करते क्षण भर कि पाकिस्तान की मांग को हमने ठुकरा दिया होगा, अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। हम अगर कहते कि आपको जाना है जाओ, तो क्या होता, लेकिन ये विश्वास नहीं है और इसलिए झुकते चले गए। अंत में शांति की आशा में विभाजन को स्वीकार किया। संघ के मुखिया मोहन भागवत नोएडा पहुंचे तो थे पुस्तक के विमोचन के लिए, लेकिन चुनावी माहौल में अखंड भारत की चर्चा ने नया चुनावी मुद्दा खड़ा कर दिया है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जो मुंबई में आतंकी हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया था, उसके मोबाइल फोन से देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बहुत सारे राज निकल सकते थे। उन लोगों का पता लग सकता था जिन्होंने भारत में उनकी मदद की थी। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप लगाया था। इस आरोप के चलते न सिर्फ देशमुख की गद्दी गई, बल्कि वो जेल भी पहुंच गए। एनसीपी इस बात से बेहद नाराज है। खुद परमबीर सिंह पर वसूली के आरोप है। अब नए आरोपों ने परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट है, जिसके बाद भारत सरकार भी सावधान हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि इस नए वेरिएंट पर पुरानी वैक्सीन क्या काम करेगी। दहशत में है दुनिया और अब डर है भारत में भी। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का नया वेरिएंट तेजी से युवाओं में फैल रहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैलते नए केसों की जांच में इस नए वेरिएंट का खुलासा हुआ। नए वेरिएंट को B11
529 का नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों से होता हुआ ये वायरस बोत्सवाना और हांगकांग तक पहुंच गया है। भारत में भी सरकार पहले हरकत में आ गई है। राज्यों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच और स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। यूरोप समेत दुनिया के कई देश डेल्टा वेरिएंट की मार पहले ही झेल रहे हैं और ऐसे में एक नया वायरस दुनिया के लिए मुसीबत बढ़ाएगा। दुनिया में अब तक 26 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब तक करीब 52 लाख मौत हो चुकी है। दुनिया कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही है और ऐसे में खतरा भारत में भी बना हुआ है। इसलिए समझदारी सावधान रहने में ही है। और आइए आपको बताते हैं आज कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, यानी कि खबरों में आज क्या खास रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक चेहरे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा। आज पीएम मोदी संविधान दिवस पर बोलेंगे। उनके बयान पर राजनीति भी खूब होगी। क्या होगा वार पलटवार, हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण जगह की, तो वो जगह है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर आज किसान जुटने जा रहे हैं। रात से हालांकि उनका जुटना शुरू हो गया है। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है। जश्न मनाने की तैयारी है। क्या रहेगी हलचल, इससे जुड़ा अपडेट भी आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण वक्त, तो वो वक्त है सुबह 11 बजे का। संसद में संविधान दिवस पर आज कार्यक्रम होना है। संविधान निर्माताओं का सम्मान आज होगा। आज संसद में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हालांकि कार्यक्रम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल नहीं होंगे। तो पूरा अपडेट लगातार इन तमाम खबरों का हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। तो इन खबरों से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए आप लगातार बने रहिएगा एबीपी न्यूज पर। फिलहाल बात बिहार की। देखिए, बिहार में शराबबंदी के कानून के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। अब सरकार किरकिरी से बचने के लिए शपथ का फॉर्मूला लेकर आई है, लेकिन सवाल ये कि क्या शपथ दिलाने से ही अवैध शराब की बिक्री बंद हो जाएगी? शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। शराबबंदी में भी बिक रही शराब, अवैध शराब से हो रही है मौत। नीतीश सरकार की जमकर हुई किरकिरी तो अब निकाला शपथ से इज्जत बचाने का फॉर्मूला। आज पूरे बिहार में शराब ना पीने की शपथ दिलाई जाएगी। जगह जगह शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। सरकारी अफसर और कर्मचारी भी शराब ना पीने की शपथ लेंगे। ना खुद पीने और ना बिक्री होने देने की शपथ दिलाई जाएगी। पहले भी ऐसे ही शपथ के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से ना तो शराब बिकनी रुकी है, ना ही जहरीली शराब से होने वाली मौत। वहीं नीतीश सरकार को आईना खुद अपने सहयोगी दिखा रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने शराबबंदी को नाकाम बताया है। शराबबंदी के ऊपर एक बार समीक्षा होनी चाहिए। जो मैं सुनता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, क्लास के बच्चे, 11वें 12वें क्लास के बच्चे करियर बने हुए हैं, उनके किताब के बैग में दारू होम डिलीवरी किया जा रहा है। तो बहुत दुख होता है। यह पीढ़ी हमारे समाज को कहां लेके जाएगा। राज्य में पहली बार 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। शराबबंदी कानून में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या 10 लाख का जुर्माना था। 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। अब तक 9 बार समीक्षा बैठक भी की जा चुकी है। बावजूद इसके बिहार में शराब अब भी बिक रही है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या सिर्फ शपथ के दिखावे से शराब बंद हो जाएगी? और बिहार के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव तो हालांकि कुछ महीने बाद है। जुबानी जंग लेकिन चुनावी मौसम में अपने चरम पर है। जिन्ना से लेकर पाकिस्तान और विकास से लेकर किसान तक सभी मुद्दों पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। और इसी सियासी उठक पटक में ओवैसी ने नए मुद्दे यानी कि नागरिकता कानून की एंट्री करवा दी है। किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहाँ तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में। मैं आसाम में देख चुका हूँ क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। मौका यूपी चुनाव का है। मैदान में पहली बार ताल ठोक रहे हैं ओवैसी, इसलिए सबसे विवादित मुद्दे उठाकर खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने में लगे हैं। और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया,
CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी। जौनपुर रैली में ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि योगी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। राकेश टिकैत के बयान की वजह यह है कि बीजेपी और ओवैसी दोनों ही धर्म से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे ध्रुवीकरण होने के आसार है। कल ही जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा, तो अखिलेश ने पलटवार भी किया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। कुल जमा ये कि यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। अब देखना है कि आखिरकार चुनाव में किसके दावे में दम नजर आता है। कानपुर टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। 4 विकेट खोकर बनाए 258 रन। खराब रोशनी के चलते जल्दी खत्म हुआ मैच। अय्यर, शुभमन गिल और जडेजा ने जड़े अर्धशतक। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 63 गेंदों पर 35 रन ही बनाए। वहीं टिम साउथी ने पुजारा को 26 रनों पर आउट किया। ट्विटर पर कप्तान रहाणे से नाराज हुए फैंस। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी थी टीम इंडिया। फिर भी पहले दिन इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। दूसरे टेस्ट में कप्तान होंगे कोहली। मैच के दूसरे दिन श्रेयस अय्यर पर रहेगी सभी की निगाहें। अय्यर ने टेस्ट कैरियर के पहले ही दिन 75 रन बनाए हैं, तो वहीं अय्यर के सामने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती भी होगी। आईपीएल 2022 की तैयारियां हुई शुरू। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एनरिच नॉर्टजे को टीम में रिटेन किया, लेकिन श्रेयस बाहर। महाराष्ट्र कैबिनेट का स्कूल खोलने पर बड़ा ऐलान। 1 दिसंबर से 7वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। कोरोना के कारण मार्च 2020 से ही बंद थे स्कूल। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना विस्फोट। एक कॉलेज के 60 छात्र कोरोना संक्रमित हुए। 100 दूसरे छात्रों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। कॉलेज के 2 हॉस्टल सील किए गए। बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्थर से भरे हुए डंपर का संतुलन बिगड़ने से हुआ बड़ा हादसा। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। डंपर का ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। यूपी की राजधानी लखनऊ में रजनीश नाम के युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। सेप्टिक टैंक से मिला है शव। हत्या कर शव को टैंक में डालने की आशंका। एक लड़की के घरवालों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुरादाबाद में तहसील परिसर में किसान से मारपीट। तहसील स्टाफ का किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया न चुकाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मंडल आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। झारखंड के रांची में उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बीएसएफ के एक जवान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई में 100 करोड़ की वसूली केस में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं। कल क्राइम ब्रांच ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी।
एबीपी न्यूज से बोले परमबीर सिंह, मुझ पर लगे आरोप झूठे, कोर्ट के आदेश के बाद जांच में सहयोग कर रहा हूं, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। नवाब मलिक का ऐलान, 9 दिसंबर तक वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वानखेड़े ने मलिक पर मानहानि का केस किया है, जिसकी सुनवाई में मलिक के वकील ने यह हलफनामा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है याचिका। तस्करी के जरिए चीन को लौह अयस्क भेजने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान बिना तैयारी के याचिका दाखिल करने पर मनोहर लाल शर्मा को फटकार लगाई। और ये कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। गुजरात में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा लेने में हो रही दिक्कत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा जल्द से जल्द मुआवजा देना शुरू करें, नहीं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी को सौंप देंगे जिम्मा। आज फिर सुनवाई। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज कमिश्नर ऑफिस में दी जाएगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। मुंबई हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 1 साल पूरा, दिल्ली के सभी प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान, मनाएंगे जश्न। किसानों के बॉर्डर पर जुटने को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी, बैरिकेडिंग के साथ बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज जुट रहे हैं किसान। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। 10 से 12 हजार किसानों के जुटने का दावा। कृषि आंदोलन करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में लड़ेंगे चुनाव, नई पार्टी बनाने का किया ऐलान, कहा पहले पंजाब फिर हरियाणा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को राज्यसभा में पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया, राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा भेजा जाएगा। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में संबोधन, शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन में समारोह का उद्घाटन करेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी में आज से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, 15 दिन तक चलेगा सदस्यता अभियान। लखनऊ में आज पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले की संविधान बचाओ रैली, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। फुले ने नई पार्टी बनाई है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज, कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी साथ। जरूरतों के मुताबिक सत्र का समय बढ़ सकता है। और आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, सोनिया गांधी की अगुवाई, पार्टी नेताओं की बैठक होगी और इसमें किसान, एमएसपी और लखीमपुर कांड का मुद्दा चर्चा का विषय रहेगा। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है टीएमसी से विवाद संसद के बाहर है, संसद में एकजुट होकर मुद्दे उठाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाई बंटवारे की बात, कहा विभाजन को खत्म करके ही मिटेगा विभाजन का दर्द, देश का बंटवारा कभी ना मिटने वाली पीड़ा है। यूपी को मिला दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट की सौगात, पीएम मोदी ने जेवर में किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार और रोजगार। जेवर से पीएम प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा पहले की सरकारें सियासी फायदे के लिए सिर्फ घोषणाएं करती थी, ये एयरपोर्ट कई सालों तक खींचतान में उलझा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं राष्ट्रनीति है। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा कुछ लोगों ने पश्चिमी यूपी में गन्ने की मिठास को कड़वा किया, जिन्ना के अनुयायियों को यूपी की जनता सबक सिखाने को तैयार है।
लखनऊ की रैली में अखिलेश यादव का पलटवार, कहा एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट बना रही हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे भी बेच देंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का अखिलेश पर तंज, कहा नियत साफ हो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाता है, नियत खराब हो तो टोटियां भी चुरा ले जाते हैं। 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। गठबंधन के ऐलान के बाद मेरठ की रैली के मंच पर पहली बार साथ दिखेंगे। गठबंधन के दूसरे भी नेता आएंगे। पीएम मोदी और योगी की साथ वाली वायरल तस्वीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी ने योगी को बोला था कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। और चलिए अब नमस्ते भारत में बात उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल की कर लेते हैं। यूपी में केंद्र और योगी सरकार की तरफ से सौगातों की बम्पर बरसात हो रही है, तो विरोधी योगी सरकार के खिलाफ पुलिस और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी मथुरा गैंगरेप को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। एसपी का प्रतिनिधि मंडल पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा, तो वहीं प्रियंका गांधी दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी, जहां वो सौराव विधानसभा के गोहरी गांव जाएंगी। आज गोहरी गांव में दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। दबंगों ने कुछ दिन पहले ही पीड़ित के घर जाकर धमकी भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रियंका इसी को मुद्दा बनाने की तैयारी में। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कैसे जो विपक्षी दल हैं वो कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर लगातार है। आज प्रियंका गांधी, जो एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, प्रयागराज में आज इसी मुद्दे को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। तो इधर समाजवादी पार्टी भी मथुरा गैंगरेप को लेकर सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव आज परिवार वालों से मिलेंगे। और अब बात संविधान दिवस की। देखिए, संविधान दिवस के बहाने भी योगी और मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है। अखिलेश आज लखनऊ में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। ये रैली कभी बीजेपी सांसद रही सावित्री फुले ने आयोजित की है। माहौल चुनावी है, हलचल सियासी है। ऐसे में हर मौके पर राजनीति होनी ही है। दिन संविधान दिवस का है, पर हर पार्टी के अपने फायदे नुकसान हैं। योगी सरकार और बीजेपी संविधान दिवस मना रहे हैं, तो लखनऊ में ही संविधान बचाओ रैली में होंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश लगातार छोटे दलों को जोड़ने की तैयारी में है। सावित्रीबाई फुले की रैली में शामिल होना भी इसी की कड़ी है। कभी बीजेपी सांसद रही सावित्रीबाई फुले ने कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बनाई है। अखिलेश की रैली में शामिल होने से अखिलेश की सेना का एक सिपाही और बढ़ सकता है। अखिलेश की टीम में शामिल खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम है आरएलडी के जयंत चौधरी का। इसके बाद नंबर आता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर का। महान दल के केशव देव मौर्य भी अखिलेश के साथ है। जनवादी पार्टी के संजय चौहान भी टीम अखिलेश में शामिल हो चुके हैं। अपना दल के कृष्णा पटेल और आम आदमी पार्टी से भी बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। गठबंधन के बाद 7 दिसंबर को जयंत और अखिलेश यादव एक साथ रैली के मंच पर भी दिखाई देंगे। हालांकि यूपी के लगभग आधा दर्जन छोटे दलों से गठबंधन करने वाले अखिलेश अपने चाचा शिवपाल की मिन्नतों के बाद भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की। आज सुबह 11 बजे से संविधान दिवस का कार्यक्रम शुरू होना है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 11:11 पर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको क्रमशः बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से कार्यक्रम हैं। 11:26 पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भाषण होगा। इसके बाद 11:50 पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपना संबोधन देंगे। 12:10 पर राष्ट्रपति संविधान प्रस्तावना को पढ़ेंगे और इसके बाद प्रस्तावना पढ़ने का कार्यक्रम देश भर में किया जाएगा। तो आज संविधान दिवस है और बीजेपी इसे उत्सव की तरह मना रही है। आज कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं, लेकिन संविधान दिवस का कार्यक्रम विवादों में आ गया है। आज संसद में होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल नहीं होंगे। पार्टी या विचारधारा से नाराजगी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि संविधान दिवस के मौके पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है। देश की संसद में कार्यक्रम, देश के संविधान पर कार्यक्रम, देश के पीएम को करना है संबोधन, लेकिन कार्यक्रम में ना तो होगी कांग्रेस और ना ही शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के सांसद।
सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बैठक ली, उसके बाद यही फैसला हुआ कि संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले संविधान दिवस के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शामिल नहीं होंगे। वजह भी जान लीजिए। मोदी सरकार पर संविधान पर हमले का आरोप, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप। इन्हीं आरोपों के चलते कांग्रेस ने संविधान दिवस से दूरी बना ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया, बीजेपी एक तरफ तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, किसानों नौजवानों के अधिकारों को गैर संवैधानिक तरीके से कुचल रही है और संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है। आम आदमी पार्टी इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनेगी। अब इस विरोध की वजह भी जान लीजिए। दरअसल साल 2015 से मोदी सरकार ने हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति संविधान में लिखी प्रस्तावना पढ़ेंगे। राज्यों में सरकारी कर्मचारी भी प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी भी बोलेंगे। शाम 5:30 बजे भी पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। यही बात कांग्रेस को चुभ रही है। वहीं बीजेपी संविधान दिवस को बड़े पैमाने पर मना रही है। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। वहीं पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस को उत्सव की तरह मनाएगी। यहाँ भी 11 बजे जम्मू में विधानसभा में कार्यक्रम होगा। इससे पहले अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और वहाँ भारतीय संविधान दिवस को मनाने की परंपरा नहीं थी। और देखिए, किसान आंदोलन के साल भर पूरा होने पर बॉर्डर पर अब किसान जुटना शुरू हो गए हैं। यूपी गेट पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर आज महापंचायत होगी। अभी गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है, बता रही हैं संवाददाता अजातिका सिंह। केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं यूपी गेट से, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर किसान 1 साल से बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको बताएं कि आज जो है यूपी गेट पर महापंचायत का आयोजन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर के जरिए किसानों से आंदोलन स्थल पर आने की अपील की थी। तस्वीरों में आप राकेश टिकैत को भी देखेंगे, साथ ही तमाम किसान नेता भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और इस अपील के बाद में हरियाणा, पंजाब, यूपी से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की सहमति भी दे दी है। ऐसे में सवाल ये भी बन रहा है कि किसान आखिर सहमति दे जाने के बावजूद इतने लंबे समय तक क्यों बने हुए हैं और आखिर अब तक किसान आंदोलन क्यों चल रहा है। किसानों का पक्ष यह है कि वो एमएसपी की मांगों को लेकर फिलहाल बने हुए हैं और जब तक एमएसपी पर उन्हें गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ में आपको बताएं कि 29 नवंबर को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को आज 13 साल हो गए हैं। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने देश को दर्द दिया था। इनमें से एक आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था। इस हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आज मुंबई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 26/11/2008 मुंबई और देश के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाया हो। आज ही के दिन मुंबई में सबसे खतरनाक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुल 166 लोगों की मौत हुई थी, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के सीएसटी इलाके में। आज के दिन सीएसटी इलाके का जिक्र करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी सीएसटी परिसर से हमले की शुरुआत की गई थी, जहां आतंकवादी घुसे थे और कुल 52 लोगों की मौत हुई थी इस हमले में और सीएसटी में ही 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पूरे हमले को आज 13 साल हो गए, लेकिन हमले के जो जख्म है आज भी ताज़ा है। इस पूरे हमले में कुल 28 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे। आप देखिए कि उसके बाद से मुंबई हमेशा हाई अलर्ट पे है। इस वक्त भी पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इस बात को पूरी तरीके से मुंबई पुलिस के जवान जो हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। देश के चुनावी माहौल में एक नए मुद्दे की एंट्री हुई है और इस मुद्दे को उछाला है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। भागवत ने अपने बयान में अखंड भारत की बात कही है। विभाजन का उपाय नहीं था, न उससे भारत सुखी है
न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान देश में संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने भाषण के दौरान भागवत ने न सिर्फ विभाजन पर सवाल खड़े किए बल्कि ये भी कहा कि विभाजन की वेदना तभी मिटेगी जब ये विभाजन निरस्त होगा। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। कृष्णानंद सागर की पुस्तक विभाजनकालीन भारत की साक्षी पुस्तक के विमोचन पर बोलते हुए ये बातें कही गई। इशारों इशारों में नेहरू गांधी पर हमला करते हुए भागवत ये भी बोल गए कि अगर तब के नेता नहीं झुके होते तो आज अखंड भारत होता। आप अगर कल्पना करते क्षण भर कि पाकिस्तान की मांग को हमने ठुकरा दिया होता, अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। हम अगर कहते कि आपको जाना है जाओ तो क्या होता, लेकिन ये विश्वास नहीं था और इसलिए झुकते चले गए, झुकते चले गए, झुकते चले गए। अंत में शांति की आशा में विभाजन को स्वीकार किया। संघ के मुखिया मोहन भागवत नोएडा पहुंचे तो थे पुस्तक के विमोचन के लिए, लेकिन चुनावी माहौल में अखंड भारत की चर्चा ने नया चुनावी मुद्दा खड़ा कर दिया है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो किसान आंदोलन का साल भर पूरा हो चुका है और इस मौके पर एक बार फिर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं और ये टीकरी बॉर्डर, यहाँ भी जुट गए हैं किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जुटना रात में ही शुरू हो गया था। कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसानों ने बॉर्डर नहीं छोड़े। अब मांग एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य गारंटी कानून लागू करने की है। ये आज के इशू नहीं, ये बहुत पुराने इशू, बहुत पुराना मुद्दा किसानों के हैं कि जितने भी क्रॉप्स देश में पैदा होती हैं उसका लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाएगा। एमएसपी के साथ साथ शहीद किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों को वापस लेने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। जितने देर संसद में वो रद्द नहीं हो जाते, जो किसानों पर नजायज पर्चे डाले हुए हैं वो रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता, उतनी देर तक किसान यहाँ से नहीं जाने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर पर जमा होने वाले किसानों की अगली रणनीति की पहली कड़ी है 29 तारीख से शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में रोज ट्रैक्टर यात्रा निकालना। किसान आंदोलन को दिल्ली से हटाकर राज्यों तक ले जाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी किसान रैली करने वाली है। साथ ही लखीमपुर केस पर ध्यान खींचने के लिए अस्थि कलश यात्रा निकालने वाली है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। इतनी बात खिंच गई है कि प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे देशवासियों से, किसानों से, और उसके बाद में वो कह रहे हैं हम वादा करते हैं वापस ले लेंगे कानूनों को। तभी किसानों में इतना गुस्सा है तो इसकी तय में जाना चाहिए। आज ही मेरा मानना कृषि मंत्री जी को और उनके साथियों को किसानों से वार्ता करनी चाहिए। पिछले साल किसानों ने 26 नवंबर को ही दिल्ली बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश की थी और उन्हें पुलिस ने रोका था। तभी से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 27 नवंबर को बैठक करेगा, जिसमें अगले कदमों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली सीमा पर किसानों के जुटने और 29 तारीख को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। सीमा पर जो बैरिकेड हटाए गए थे उनको दोबारा लगाया गया है। सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। फिर लौट आए हैं बैरिकेड, फिर रोक दिए गए हैं रास्ते। किसानों के जुटने पर आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान आंदोलन का दिल्ली के सीमा पर पहुंचे 1 साल पूरा हो रहा है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने अपने जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बार फिर से दिल्ली की सीमा पर आने को कहा है और उसको लेकर के अब प्रशासन भी
चौकन्ना नजर आ रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की तुलना में बात करें तो यहाँ पर जो जवानों की संख्या थी काफी कम कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये संख्या बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन का साल पूरा होने पर किसान तीनों बॉर्डरों पर जुटे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर तो किसान महापंचायत भी करने वाले हैं। ऐसे में पुलिस किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। उनके कॉल के ऊपर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उसमें लोगों की समागम या जो भी भीड़ क्या इकट्ठा हो रही है उसके ऊपर भी हम अपनी नज़र रखे हुए हैं। और कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारा प्रधान कर्तव्य है और किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुट को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देने के लिए हमारी पुलिस की जो भी उचित व्यवस्था और इंतजाम रखना पड़ता है वो तमाम इंतजाम किया गया है। पुलिस किसान नेताओं से बातचीत भी कर चुकी है। किसानों का सिर्फ बॉर्डर पर जुटने का कार्यक्रम है। आगे के एजेंडे के लिए कल किसान संयुक्त मोर्चा बैठक भी करने वाला है। 29 नवंबर से किसान रोज 50 ट्रैक्टरों के दिल्ली मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पिछले अनुभव को देखते हुए सुरक्षा में कोई कमी नहीं करना चाहती। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हुई थी। लाल किले में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बॉर्डर पर कीलें तक लगवा दी थी। विवाद बढ़ने पर बॉर्डर से कीलें हटाई गईं, बैरिकेड भी कम किए गए। अब एक बार फिर से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी बैरिकेडों की तादाद पहले से कम है। ऐसे में देश की नजरें आज दिल्ली के बॉर्डर की हर हलचल पर लगी हैं। और अभी क्या ताजा तस्वीरें हैं, आइए जान लेते हैं। अजातिका सिंह हमारी संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गई है। अजातिका, कल से क्योंकि किसानों का बॉर्डर पर एक बार फिर जुटना शुरू हो गया है, कई क्षेत्रों से, कई राज्यों से किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, अभी क्या बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है? अजातिका, आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे अजातिका से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज किसान आंदोलन को पूरा एक साल हो चुका है। ऐसे में अजातिका सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल रहा है। साथ ही राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। एक साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की। एक साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही, उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कांदे कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू कर रहा है। आह्वान किया गया है, किसानों को बुलाया गया है। अपना ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाह मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है 29 नवंबर को देखते हुए कि आगे संसद की तरफ कूच करने वाले हैं किसान, उसको लेकर। वो तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से, उसमें सिक्योरिटी का जरूरत है। रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाएंगे। जिस तरह से किसान वापसी की घोषणा हो चुकी है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे तो अभी तो आंदोलन चल रहा है। अभी तो भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते। तो सरकार पर बातचीत ना करने का आरोप राकेश टिकैत लगा रहे हैं और एक साल पूरा होने पर देखिए बॉर्डर पर अब किसान जुटना शुरू भी हो गए हैं। फिर से चलते हैं अजातिका, चूंकि गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ बनी हुई है। गाजीपुर से अजातिका, सबसे पहले तो ये बताइए कितना बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों का जुटना कल रात से ही शुरू हो गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान कुछ महीनों पहले किसान आंदोलन में जब भी राकेश टिकैत उनको बुलाते हैं, अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, तब से बड़ी संख्या में किसान जुटना शुरू हो जाते हैं। रात से ही किसानों का जुटना शुरू हो गया था। 29 नवंबर को किसानों द्वारा जो ट्रैक्टर रैली है वो भी आयोजित की जा सकती है, लिहाजा दिल्ली पुलिस की भी हमें पुख्ता तैयारियां दिखाई दे रही हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे आपको कुछ यहाँ पर कंटेनर्स दिखाई देंगे, ये लोहे के। इसी के साथ में इन कंटेनर्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो हम आपको सबसे पहले कैमरा पैन करके दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि नेशनल हाईवे 24 NH24 की हैं। आप देखेंगे केवल एक लेन से यहाँ पर गाड़ियां फिलहाल निकल पा रही हैं, क्योंकि बाकी लेन्स पर करीबन 4 लेन पर
जो लोहे के कंटेनर्स हैं उनको रख दिया गया है, साथ ही साथ जो कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं उनको लगा दिया गया है। आमतौर पर जो बैरिकेड्स हैं दिल्ली पुलिस के जो साधारण बैरिकेड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन करीबन 15 दिन पहले ही गाजीपुर से कीलें हटाई गई थी, गाजीपुर से बड़े बड़े तार हटाए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी गया था कि अब जो है किसी तरीके का खतरा नहीं है और ऐसे में कहीं भी किसानों को लेकर और दिल्ली पुलिस को लेकर अब कहीं ना कहीं उस तरीके की तस्वीरें नहीं हैं। लेकिन फिर से 15 दिन बाद ही तस्वीर वही उमड़कर आ रही है कि फिर से हमें ये बैरिकेड्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अब ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किसानों की तरफ से हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी पूरी तरीके से नहीं की गई है, इशारों में राकेश टिकैत बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहना चाहती है। जितने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं उसके अलावा इस तरफ आप देखेंगे मेरी दाईं तरफ और बैरिकेड्स का भी इंतजाम किया गया है, जो कि लोहे के बैरिकेड्स हैं और पूरा रास्ता ब्लॉक आसानी से करने में सक्षम है। जी अजातिका, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अजातिका हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, किस तरह से माहौल बदला है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी दे रही थी और उससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज किसान और बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर जुटेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव तो कुछ महीने बाद है। चुनावी मौसम में जुबानी जंग अपने चरम पर अभी से है। जिन्ना से लेकर पाकिस्तान और विकास से लेकर किसान तक सभी मुद्दों पर सियासत पुरजोर है। इसी सियासी उठापटक में ओवैसी ने नए मुद्दे यानी नागरिकता कानून की भी एंट्री करवा दी। किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में। मैं आसाम में देख चुका हूं क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। मौका यूपी चुनाव का है। मैदान में पहली बार ताल ठोक रहे हैं ओवैसी, इसलिए सबसे विवादित मुद्दे उठाकर खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने में लगे हैं। और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी। जौनपुर रैली में ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि योगी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। राकेश टिकैत के बयान की वजह यह है कि बीजेपी और ओवैसी दोनों ही धर्म से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे ध्रुवीकरण होने के आसार हैं। कल ही जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा, तो अखिलेश ने पलटवार भी किया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। कुल जमा ये कि यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। अब देखना है कि आखिरकार चुनाव में किसके दावे में दम नजर आता है।
और आइए अब आपको सावधान करने वाली खबर बताते हैं। अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। दक्षिण अफ्रीका में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट, जिसके बाद भारत सरकार भी सावधान हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि इस नए वेरिएंट पर पुरानी वैक्सीन काम करेगी। और अब डर है भारत में भी। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का नया वेरिएंट तेजी से युवाओं में फैल रहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैलते नए केसों की जांच में इस नए वेरिएंट का खुलासा हुआ। खुद दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने आकर इसकी जानकारी दी। Initially, it looked like it was just some cluster outbreaks, maybe gatherings and so on. Some of these were attributed also to some university campuses like TUT area in the Tshwane metro, but from yesterday, indication came from our scientist colleagues. They were observing what looked like a new variant. नए वेरिएंट को B11529 का नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों से होता हुआ ये वायरस बोत्सवाना और हांगकांग तक पहुंच गया है। भारत में भी सरकार पहले हरकत में आ गई है। राज्यों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच और स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। यूरोप समेत दुनिया के कई देश डेल्टा वेरिएंट की मार पहले ही झेल रहे हैं और ऐसे में एक नया वायरस दुनिया के लिए मुसीबत बढ़ाएगा। दुनिया में अब तक 26 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब तक करीब 52 लाख मौत हो चुकी है। दुनिया कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही है और ऐसे में खतरा भारत में भी बना हुआ है। इसलिए समझदारी सावधान रहने में ही है। और फिलहाल नमस्ते भारत के आज के सफर में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आगे देखिए खबर 9 बजे।